सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 14 गणितीय कथनों की जांच ये प्रश्नावली 14.2 का आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा मैंने बताया, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 14.2 के प्रश्नों को हल करेंगे बेसिक के साथ। इससे भी पहले हमने 14.1 और अन्य अध्यायों के वीडियो बना चुके हैं। जो विद्यार्थी उन वीडियोस को नहीं देखे हैं उनके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। साथ साथ जो विद्यार्थी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं आज के इस प्रश्नावली के प्रश्नों की और देखते हैं क्या क्या प्रश्न लगे हुए हैं। सर्वप्रथम हमारा है 14.2, इसमें लिखा है कि इन कथनों को गणितीय रूप में लिखिए। शब्द के रूप में लिखा है, उसको गणितीय कथनों के रूप में क्या करना है, लिखना है। चलिए कैसे लिखाएगा देखते हैं। सॉल्यूशन पहला, पूर्णांक है, गुणांक संक्रिया के सापेक्ष संवृत्त है। यहाँ पर मेरे पास पूर्णांक है तो मैं मान लेता हूं कोई दो पूर्णांक हैं और उसका गुणांक संक्रिया। क्लियर हो गया बात। चलिए मैं ले लेता हूं कि यदि a गुणित b एक बराबर आ रहा है c के, जहां a b c पूर्णांक है, आई मतलब इंटीजर पूर्णांक। ठीक, बात समझ में आ गया। मतलब दो पूर्णांकों का गुणा करोगे तो c जो आएगा वो भी एक पूर्णांक होता है ना। समृद्ध का मतलब वही होता है कि सेम कैटेगरी में आ जाना। तो ए बी गुणा हो रहा है, जो उत्तर सी दे रहा है, तो ए बी और सी भी क्या है, क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। या इसको और ऐसा भी लिख सकते हैं, ए और ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई, तब सी बिलोंग्स टू आई। ऐसा भी आप लिख सकते हैं इसके बजाय। या ये लिखोगे तो भी चल जाएगा, या ये लिखोगे तो भी चल जाएगा। क्लियर हो गया बात। चलिए, मतलब ए और बी यदि पूर्णांक है तो उसका गुणन भी जो आ रहा है सी, वो भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। दूसरा बोला है परिमेय संख्याओं में घटाने के क्रम विनिमय लागू नहीं होता है। परिमेय के लिए तो मैं ए रेड बी घटाने वाला बराबर नहीं है बोल रहा है बी रेड ए। क्रम विनिमय इसी को बोलते हैं फॉर ऑल, सभी के लिए ए बी बिलोंग्स करता है क्यू। क्यू माने रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो जो हमारा शब्द था उसको मैंने गणितीय रूप में लिख दिया। दूसरा क्या कह रहा है, निम्न गणितीय कथनों को पढ़कर उन पर आधारित उत्तर देने। n की घात 3 बड़ा है n से, और ऑल सभी के लिए n बिलोंग है q। q मतलब परिमेय संख्या। इस कथन को शब्दों में लिखिए। शब्द में लिखना है।
तो यहां पर मैं लिखता हूं किसी परिमेय संख्या का घन, किसी परिमेय संख्या का घन उस संख्या से बड़ा या बराबर होता है। क्लियर हो गया बात? बात समझ में आ गया? मैं यहां लिख दिया शुरू में ही परिमेय संख्या। ठीक, क्लियर हो गया बात? तो जो हमारा गणितीय रूप में लिखा था उसको मैंने क्या कर दिया, शब्दों में बना लिया। क्या यह कथन सही है? तो सही है कि नहीं ये पूछ रहा है। तो यह कथन सही नहीं है। यह कथन सही नहीं है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो दिया गया कथन है वो सही है कि नहीं है। वो कुछ जगह सही है और कुछ जगह सही नहीं है भैया। क्लियर हो गया बात? चलिए, ठीक, समझ में आ गया बात? आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, यह कथन किन संख्याओं के लिए सही नहीं है। अच्छा, यह कथन किन संख्याओं के लिए सही है पूछ रहा है। तो ये तभी सत्य है जब यह पूर्णांक हो। पूर्णांक नहीं, प्राकृत संख्या हो तभी ये सत्य है। यह प्राकृत संख्या के लिए सही है। क्या इस कथन में n बराबर वर्गमूल 2/7? ठीक है, प्रश्न एक बार देख लेता हूं मैं, वर्गमूल 2/7 है कि नहीं है करके। ठीक है, प्रश्न में 1 मिनट 1 सेकेंड लगेगा। हाँ बिल्कुल, वर्गमूल 2/7 है प्रश्न हमारा, बिल्कुल है। वर्गमूल 7/2 है कि नहीं ये कंफर्म कर रहा था। रखा जा सकता है इस कथन में, पूछ रहा है आपसे, क्या इस कथन में n बराबर वर्गमूल 2/7 रखा जा सकता है। यदि मैं वर्गमूल 2/7 रखूंगा ये तो परिमेय संख्या नहीं है भैया। n हमारा परिमेय संख्या होना चाहिए बोल रहा है। वर्गमूल 2 हमारे पास परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब नहीं। क्लियर है? तो ये रखा जा सकता है कि नहीं पूछ रहा है, तो नहीं। कारण है यह परिमेय संख्या नहीं। ठीक, क्या p की घात 3 बड़ा या बराबर p है। जो n है उसको बदल दिया p में। क्या i के लिए सही है? i मतलब पूर्णांक, तो ये पूर्णांक के लिए भी सही नहीं है। कारण ऋण 3 की घात 3 करोगे ये ऋण 27 आएगा, जो कि मेरा बराबर या बड़ा नहीं है, इससे ऋण 3 से। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। यदि p बराबर ऋण 3, यदि p बराबर ऋण 3 लेते हैं तो 3 की घात 3, ठीक है, वो किया कितना आएगा, ऋण 27 आएगा, जो कि बड़ा या बराबर नहीं है किससे, उस संख्या से बराबर या बराबर नहीं है। क्लियर हो गया बात? चलिए यहां पर देखिए, इस कथन को यदि तो के रूप में लिखिए। ठीक, यदि किसी संख्या का वर्ग 1 है तो उस संख्या का मान 1 होगा।
सीधी सी बात है भैया। यदि किसी संख्या का वर्ग 1 आ रहा है तो उस संख्या का मान क्या होगा? 1 होगा। तो लिख दो, यदि किसी संख्या का मान 1 है तो वह संख्या 1 होगा, है ना। यदि आया प्रयोग और ये तो आया। क्या यह कथन सही है? नहीं है भैया, क्योंकि किसी का वर्ग अगर 1 है तो जरूरी नहीं है कि वो 1 ही आएगा। ठीक, बात समझ में आ गया। क्योंकि यहां पर कोई निश्चित तो बोला नहीं है कि इस संख्या के लिए लेना है। ठीक है, क्या यह कथन सही है? बोल रहा है, देख लो। 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट ना, यहां से उल्टा है। यदि किसी संख्या का वर्ग का मान 1 है तो वह संख्या 1 होगी। बिल्कुल ये सही है। ठीक, बिल्कुल सत्य है, ये सही है। या 1 है तो उसका वर्ग 1 आएगा ही। बिल्कुल, 1 है तो उसका वर्ग 1 आएगा ही, ये बात सत्य है। अगर ये उल्टा होता कि अगर कोई संख्या 1 है उसका वर्ग 1 है, तब ये उल्टा होता, क्योंकि वर्गमूल लेते अपन। ठीक, बिल्कुल ये सत्य है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ये हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोल रहा है यदि यदि पूर्णांक सॉरी प्राकृत नहीं है तो क्या यह कथन सही है? तो क्या यह कथन सही है बोल रहा है। तो यदि यह प्राकृत नहीं है, ध्यान से सुन लो, तो यह सत्य नहीं होगा। क्लियर है? बिल्कुल, क्योंकि उस समय धन 1 भी आएगा और ऋण 1 भी आएगा। बात समझ में आ गया? ये सही नहीं है। ठीक, स्पष्ट हो गया बात। चलिए तीसरा देखते हैं। बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य। उत्तर का कारण भी लिखना है। सभी बहुभुज पंचभुज होते हैं? नहीं। कारण 6 भुजा रहेगा तो उसे पंचभुज नहीं कहेंगे। 6 भुजा का जो 6 भुजा है का नाम पंचभुज नहीं होगा, जो कि बहुभुज है। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। सभी षडभुज बहुभुज होते हैं? बिल्कुल होंगे, हाँ। ठीक, क्योंकि 3 से अधिक भुजा को बहुभुज कहते हैं। 3 से तीन या अधिक, है ना। चलिए, 3 या अधिक भुजा वाले बहुभुज की श्रेणी में होते हैं। ठीक, चलिए अगला देखो। चलो यहां लिखता हूं मैं सॉल्यूशन तीसरा को। इनको भी ले आता हूं यहीं पे पहला दूसरा में। ठीक, अच्छा दिखेगा, एक साथ दिखेगा, हमारे पास जगह भी है। चलिए, पहला दूसरा हो गया सॉल्यूशन। पहला दूसरा, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया। तीसरा देखो, सभी सम संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होती। ये तो बिल्कुल
असत्य है, ये मेरा असत्य है, ये मेरा सत्य है। ठीक, और ये नहीं की जगह सत्य सत्य लिख लेते हैं। ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है? असत्य। दूसरा वाला सत्य। तीसरा वाला जो नहीं है ना, वो भी क्या हो जाएगा हमारे लिए? देख लो, असत्य। ठीक, सभी सम संख्याएं दो से भाज्य विभाजित, भाज्य नहीं होती बोल रहा है, भाग नहीं जाता बोल रहा है, तो लिखना है सम संख्या दो से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। चौथा देखिए, कुछ वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती है। हाँ, सत्य है ये। ठीक है, जैसे कि वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है तथा वास्तविक भी। ठीक, या फिर ऐसा लिख लो, वर्गमूल 2 वास्तविक है जो कि अपरिमेय है। ठीक है, ऐसा लिख लो, यहां पर वास्तविक और यहां पर अपरिमेय। एक बदल दो, वर्गमूल 2 है वो बता दो ये वास्तविक है बोल के, और तथा क्या है? अपरिमेय भी है। पांचवा, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती है। ठीक, जितने भी वास्तविक हैं सबके सब परिमेय हैं, ये बात असत्य है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, अभी जैसे मैंने बताया ना, वर्गमूल 3 वास्तविक संख्या है, परंतु परिमेय नहीं है। क्लियर हो गया बात? तो हमने कारण सहित उत्तर लिख दिया, सही या गलत। बढ़ते हैं चौथा में, क्या बोला गया है देख लो। दिया हुआ है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी, इसमें कोण भी गड़बड़वा दिए हम, यहां से लेना पड़ेगा ए बी सी डी, लिखना भी चाहिए। ठीक, तो अन्य कोणों के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो भैया अन्य कोणों के बारे में क्या निष्कर्ष निकालेंगे? आमने सामने हमारी बराबर होती है। ठीक, तो यहां पर लिखो सॉल्यूशन, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान एवं आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। अतः कोण बी बराबर कोण डी बराबर 80। डी निकल गया, जितना बी है उतना डी है। अब अगल बगल को जोड़ोगे तो 180 अंश आएगा, ये आसन्न कोण बोल रहा हूं मैं। आसन्न माने लगा हुआ। ठीक है,
या फिर उससे लगा हुआ कोण है, एक या दो लगातार कोणों का योग, आसन्न माने तो दूसरा हो जाएगा, ठीक है, लगातार कोणों का योग, ठीक है, आजू बाजू या लगातार लिख देता हूं, आसन्न का मतलब, ठीक। चलिए, लगातार कोणों का योग, कोई भी लगातार ले लो, बीसी ले लो, 180, बी का मान दिया है 80 धन कोण सी बराबर 180, तो इस तरह से सी का मान आ जाएगा 180 ऋण 80 और सी का मान आ जाएगा 100। अब सी निकल गया तो सी के बराबर तो क्या होगा, ए, कोण ए बराबर कोण सी, जो कि कितना आ गया मेरा, 100 आ गया। तो इस प्रकार कोण ए बराबर 100, कोण सी बराबर 100 और कोण डी बराबर 80 हमको क्या हो गया, प्राप्त हो गया। यही निष्कर्ष निकला हमारा। क्लियर। चलिए पांचवा देखो क्या बोल रहा है, पांचवा प्रश्न जरा ध्यान दीजिए। सिद्ध करें 4 एम धन 9 एक विषम पूर्णांक है, जहां एम क्या है, एक पूर्णांक है। चलिए सॉल्यूशन, कई बार आया है ये प्रश्न, एक सिद्ध करना है हमें। चलिए 4 एम धन 9, इसको नया डिजाइन में कैसे लिख सकते हैं, 4 एम धन 8 धन 1 लिख सकते हैं 9 को, दोनों में 4 कॉमन निकाल लो, एम धन 2 बराबर धन 1 रहेगा। यहां एम धन 2 को आप के ले लो, ये आ जाएगा 4 के धन 1, जहां के का मान एम धन 2, ठीक, क्योंकि के 4 का गुणज एवं 1 का योग के रूप में है, ठीक है, बात समझ में आ गया। अतः के 4 के एक सम है, एवं एक विषम जिसका योग निश्चित ही विषम होगा। क्लियर हो गया बात। और इस तरह से हमारे पास 4 के गुणज में है और एक के रूप में है, तो 4 के जो है वह एक सम संख्या के रूप में आएगा और एक तो विषम ही है, तो उनका योग भी निश्चित से क्या हो जाएगा, विषम ही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। उपर्युक्त चिन्ह का उपयोग करते हुए निम्न कथनों को निषेधन कथन लिखिए। निषेधन का मतलब होता है उल्टा, उसका नकारात्मक। कैसे लिख सकते हैं, यहां पर बोला है एम इस प्रकार है कि वर्गमूल 7 अपरिमेय संख्या है, तो हम परिमेय नहीं लिख सकते ना, इसलिए अपरिमेय संख्या नहीं लिखेंगे। ऐसा लिखना है कि वो गलत मत हो। यहां पर लिखोगे वर्गमूल 7 अपरिमेय संख्या नहीं है। क्लियर हो गया, नहीं डाल दोगे। चलिए दूसरा देखो, ये इस प्रकार है
6 धन 3 बराबर है बोल रहा है, तब उसको बराबर को काट दोगे तो बराबर नहीं हो गया। तीसरा, कुछ परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक होती है। क्लियर हो गया बात? तो हम लोग नहीं है लिखेंगे, इसका चिन्ह ऐसा रहता है लहराता हुआ, जैसे हमने वो बनाया है ना, क्या बोलते हैं उसको, समरूपता वाला चिन्ह रहता है। इस प्रकार है, तो हम लिखेंगे कुछ परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती है। नहीं जोड़ दिया हमने। चलो चौथा, निषेधांक P, त्रिभुज पी क्यू आर समबाहु है। क्या लिखोगे, त्रिभुज पी क्यू आर समबाहु नहीं है। अब कई लोग इसे विषमबाहु मार देंगे। अरे भैया वो विषमबाहु के बारे में नहीं पूछ रहा है भाई, जिसका दो भुजा बराबर हो उसको भी तो समबाहु नहीं हुआ ना, तो फिर वो गड़बड़ आ जाएगा वो, इसीलिए नहीं है लिखना है। चलिए अब देखो ये 7वां और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न। ठीक, चलिए तो करते हैं इसको अभी। निम्न कथनों में तार्किक संबंध पता करें और अंतर्भाव, जिसको अंग्रेजी में इंप्लाइज दैट बोलते हैं, चिन्ह का उपयोग करके दर्शाएं। चलिए सॉल्यूशन देखो। पहला बोल रहा है ए, इस प्रकार है। यहां पर बोल रहा है देखो त्रिभुज के बारे में, ये बता रहा है त्रिभुज ए बी सी के सभी अंतःकोण बराबर हैं। बी बोलता है त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। तो भैया त्रिभुज के अंतःकोण बराबर है, इसलिए वो एक समबाहु त्रिभुज है, या फिर समबाहु त्रिभुज है इसलिए वह उसके अंतःकोण क्या है, बराबर है। दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया बात कि यदि त्रिभुज के अंतःकोण बराबर है इसलिए हमारा क्या होगा, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। और उसको उल्टा भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो समबाहु त्रिभुज है इसलिए त्रिभुज के सभी अंतःकोण क्या हैं, बराबर हैं। ये इंप्लाइज दैट ऐसा लिखाएगा, ए इंप्लाइज दैट बी एंड बी इंप्लाइज दैट ए। चलिए टी और एस लिखा है, पी ए बराबर 0, तो एक से ऋण एक बहुपद पी एक्स का गुणनखंड है। आपको पता होना चाहिए दोनों बातें हो सकती है। यदि पी ए का मान 0 है तो एक से ऋण ए पी एक्स का गुणनखंड है, ये तो बात सत्य है। मतलब यदि टी है तो एस है। लेकिन ऐसा भी तो बोल सकते हैं, यदि एक से ऋण ए पी एक्स का गुणनखंड है तो पी ए का मान निश्चित रूप से क्या आएगा, 0। मतलब इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, इसीलिए एस इंप्लाइज दैट टी। तीसरा को देखिए, एक्स और वाई यदि दो विषम संख्याएं हैं तो एक्स धन वाई एक सम संख्या होगी। निश्चित बात है यदि P अर्थात दोनों एक्स और वाई विषम है तो दोनों का योग भी क्या होगा, एक सम संख्या आएगा। लेकिन इसको उल्टा हम बोल नहीं सकते, क्योंकि दो सम संख्या को जोड़ोगे तो भी सम संख्या आएगी। तो ऐसा नहीं है कि दो लोगों को जोड़ रहे हो सम संख्या आ रही है तो विषम ही है, ऐसा जरूरी नहीं है, दोनों सम संख्या भी हो सकती है। इसीलिए इसका उल्टा हम नहीं लिख सकते। क्लियर हो गया बात?
चलिए, तो इस प्रकार हमने प्रश्नावली 14.2 के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को एक एक करके यहाँ पर हल कर लिया है और वीडियो पूर्ण कर लिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और जिन्होंने हमारे पिछले प्रश्नावली का वीडियो नहीं देखा है या अन्य अध्यायों का वीडियो नहीं देख पाए हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए, फिर मिलता हूं मैं इसके अगले प्रश्नावली का वीडियो लेकर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।